अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज तारिक ने वो मनाजर देखे जिसके बारे में शायद तारिक ने भी कभी ना सोचा होगा। आज तारिक भी मुस्कुरा रही होगी, हंस रही होगी और अश अश कर रही होगी कि क्या सुभान अल्लाह तरीके से हिंदुस्तान में अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। 27 फरवरी 2019 को एक ऐसा जबरदस्त सरप्राइज पाकिस्तान ने भारत को दिया जिसके बाद भारत को इंटरनेशनल सतह पे और खुद अपनी अवाम के बीच में भी काफी ज्यादा सुक्की बर्दाश्त करना पड़ी। इस तमाम तर इंसिडेंट के बाद जहां पे मोदी हुकूमत को रुसवाई का सामना करना पड़ा, तो वहां पे ये बात भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की फिजाइया फोर्स यानी कि पाकिस्तानी शाहीन किसी भी तौर पे, किसी भी महाज पे हर तरीके से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी शाहीन की बात की जाए तो पाकिस्तानी शाहीन ने उस वक्त जिस तरीके से सरप्राइज दिया हिंदुस्तान की आर्मी को और हिंदुस्तान की एयरफोर्स को, इसके लिए हिंदुस्तान आज भी परेशान है कि आखिर वो कुछ खेल कैसे किया गया, वो स्ट्रैटेजी कैसे प्लान की गई और किस तरीके से महारत से पाकिस्तान ने पहले हिंदुस्तान की एरियाज को टारगेट किया, फिर वहां से हिंदुस्तान के 2 हवाई जहाजों को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां से जो आने वाले विंग कमांडर यानी कि अभिनंदन साहब जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ बढ़े उनको भी मार गिराया। यानी कि सूरत हाल ये हुई कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का जहाज भी अपने पास रख लिया और हिंदुस्तान के जहाज में सवार एक सवारी भी अपने पास मेहमान बना लिया। और वो कौन था? वो था विंग कमांडर अभिनंदन। अभिनंदन साहब की जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम ने खातिर तवाज़ो की, इसके बाद भरपूर तौर पे उनको सजा धजा के पाकिस्तान ने हिंदुस्तान रवाना किया, तो वो तस्वीर, वो मनाजिर आज भी सबके सामने है। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये देखिए आप जरा। और शौर्य का प्रदर्शन किया ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। तो आपने देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान में अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है और इस वक्त भी हिंदुस्तान की अफवाज और हिंदुस्तान में मौजूद सियासी क़यादत इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से सियासी पॉइंट स्कोरिंग करके एक फेस सेविंग हासिल कर ली जाए। इस तकरीब के दौरान भी यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का F-16 अभिनंदन साहब ने मार गिराया, तो अगर मार गिराया तो वो कहां है? आज तक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इस बात का तयन करते करते थक गए कि शायद पाकिस्तानी जहाज का कोई मलबा ही नजर आ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। अमेरिकन ऑब्जर्वर्स ने इस बात का बरहा इजहार किया कि पाकिस्तानी F-16 अपनी जगह पे मौजूद हैं और उनमें से किसी में भी कोई कमी ना हो सकी। यानी कि हिंदुस्तान को हर महाज पे एक शदीद शर्मिंदगी का सामना है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। बात तो हमने आज बहुत कुछ और करनी थी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन करें जवाद मेमन साहब, जो कि खुद वेदर एक्सपर्ट है, लेकिन आज हिंदुस्तान के मौसम की जरा बात करनी है। तो जवाद साहब, क्या ये हिंदुस्तान में हो रहा है? क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखिए, बात सारी ये है कि आपने जब एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे और फिर आपके लोकल लेवल पे भी जो है वो एक्सपोज हो रही होती हैं, तो फिर आपको इस तरीके के कवर अप्स करने पड़ते हैं अपने आप को और अपने लेवल को बचाने के लिए। बाकी रियलिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने है कि जिस तरह हमारे PAF ने और हमारी जो पूरी अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरीके से और जिस प्रॉपर तरीके से रिएक्ट किया और जिस तरीके से करना चाहिए था कि आपके अगले एनिमी को, आपके दुश्मन को जो है वो एक जवाब भी मिला, लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल स्केल के ऊपर भी हमने देखा कि किस जिम्मेदाराना तरीके से जो है वो जवाब दिया गया और इस चीज़ को जो है वो एस्केलेट नहीं किया गया। जो एक रिस्पॉन्स ज़रूरी बनता था वो हमारे यहाँ ज़रूरी हमने देना जरूरी। अच्छा जवाब, ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल नहीं कि हिंदुस्तान में जब भी हिस्ट्री की बात होती है तो उसको इस शदीद तरीके से डिस्टॉर्ट किया जाता है कि शायद लोग उसको इतना झूठ बोला जाता है कि उस झूठ को सच मानने लगते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के ऊपर टॉपिक्स के ऊपर बॉलीवुड की फिल्म्स बनाई जाती हैं और उसमें फिर अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे नाम होते हैं जो कि फिर उस तरह की चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और उन फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स के तड़के लगा के अवाम इस हद तक बेवकूफ़ बनाया जाता है कि मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की हिंदुस्तान को ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान को अगर सबसे बड़ा कोई इस वक्त दुश्मन है तो हिंदुस्तान की आवाम का, सॉरी टू से, क्योंकि हम हिंदुस्तान की आवाम से हम भरपूर सिंपैथी रखते हैं और हमारे नजर में ये है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी
बहुत सेंसेबल है, बहुत जिम्मेदार है, वो इन सब ड्रामेबाजियों को बखूबी समझती है, लेकिन इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और बॉलीवुड एक ऐसा हथियार है, मेरे ख्याल से इनको तबाह करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत भी नहीं होगी। जवाब आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि वो एक्चुअली रियलिटी में तो कुछ हो नहीं पा रहा होता, और ये है कि आपने अपने सिस्टम को, अपने आप को और अपने पूरे जो आपका जो सेटअप है उसको सस्टेन करने के लिए आवाम को कुछ तो देना है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी तरह हो रही है। इसी वाक़े के हवाले से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो किस तरीके से ये चीज़ें एक्सपोज हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर है तो उसका प्रूफ ला के दें, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी फ़ौज ने एक एक चीज़ का प्रूफ दिया और फिजिकली वो चीज़ें शो करी, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने भी वो चीज़ें देखी। तो ये बस इसी तरीके से है कि आवाम को एक ऐसे एक अजीब से बबल के अंदर उन्होंने रखा हुआ है कि बस इसी बबल के अंदर रहें और लोगों का जो है ना वो दिमाग उस तरफ जाए ही नहीं, वो सवाल ही ना करें, वो रियलिटी के ऊपर कोई बात ही ना करें, वो अपने एक बबल में रहते हैं और उसी के अंदर जो है ना वो चले जा रहे हैं। और उस बबल का हिसाब से तो ये है कि जी इनसे बड़ी सुपर पावर आज तक शायद दुनिया में फिलहाल तो कोई नहीं। सुपर पावर का तो पता नहीं, लेकिन एक बात का बखूबी हमें समझ आ गई कि हिंदुस्तान की आवाम को धोखा देना शायद बहुत आसान है, और इस वजह से वहां के मीडिया की बात करें, वहां के सियासतदानों की बात करें, वहां की फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो किस बखूबी अंदाज में इनको धोखा दिया जा रहा होता है। आज अगर हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अब तो सवाल उठ रहे हैं कि जो एक्ट्रेसेस हैं जो कि देशभक्ति जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे, पेट्रियाटिज्म जैसे टॉपिक्स पे फिल्में बना रहे होते हैं, वो खुद डुअल नेशनल हैं या शायद वो इंडियन नेशनल है भी नहीं। तो इस तरह के सिनेरियो में किस तरीके से ये अपनी आवाम को बेवकूफ बना देते हैं। और अगर ये जो वीडियो इस वक्त देख भी रही होगी आवाम, वो देखें जरा। मैं तो हैरान हूं कि अभिनंदन साहब तो खुद जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी किस तरीके से यहां आवाम ने दुर्गत बनाई और कितने सजा धजा के उनको कंघी करके, उनकी मांग निकाल के, उनको अच्छे से कपड़े पहना के उनको घर की तरफ रवाना किया गया। उनके जहाज के साथ क्या हुआ वो भी उनको बखूबी अंदाजा है। इतनी सारी चीजें जानने के बावजूद वो कैसे इस बेशर्मी से, इस ढिठाई से वो अवार्ड लेने चले गए। वीर चक्र अवार्ड, पता नहीं ये लोगों को चक्कर दे रहे हैं और हमें चक्कर आ रहे हैं। कैसे झूठ बोल देते हैं, ये मजाक हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये वहां पे हिंदुस्तान में? जवाब बस यही है ना कि मैंने आपसे कहा ना कि फेस सेविंग के लिए जो है वो अब उस चीज़ को जो है, जाहिर सी बात है इनके हाइप्स को भी पता है, जो अभिनंदन साहब हैं उनको खुद को भी पता है कि उनके साथ क्या हुआ। और आपने बहुत सारी चीज़ें जो बताई उसमें एक चीज़ आप रह गई कि वो जो फैंटास्टिक टी पी के गए हैं हमारे यहाँ से, तो ये तो सबको पता है और इस चीज़ का ऑलरेडी प्रूफ भी है। ये सारी चीज़ें फिजिकली भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात सारी वही है कि वो लोगों को उस बबल में रखना है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और जवाब मैं हैरान होता हूं, ये कैसे, मतलब अगर आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ हो, आप इतनी बड़ी रुसवाई हुई हो, आप खुद जानते हो, और आपकी वॉक में ये कॉन्फिडेंस कौन सी जड़ी बूटी से आया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या, मतलब मैं तो शायद ये सोच रहा हूं कि उस वक्त शायद अभिनंदन को भी किस हद तक प्रेशराइज किया होगा, क्योंकि यहां जो मौजूदा उसका एक पाकिस्तान आर्मी का जो प्रोफेशनल बिहेवियर था, पाकिस्तान आर्मी ने उसको भरपूर सेफ गार्ड किया वो, क्योंकि अगर शायद उसको पाकिस्तान आर्मी ना पहुंचती तो चंद ही मिनटों में अभिनंदन के साथ वही होता जो उसके जहाज के साथ हुआ। तो उस बेचारे को तो हमने वहां से रेस्क्यू कर लिया, लेकिन उसको इस बात का तो अंदाजा है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो इस बेशर्मी से, उस ढिठाई से वहां पे जाके वो अवार्ड एक्सेप्ट कैसे करता होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभिनंदन के वालिद साहब वो खुद भी इंडियन एयरफोर्स में रह चुके हैं, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि वो जब घर जाते होंगे तो उनको क्या सुनने को मिलता होगा, क्योंकि अ सोल्जर, अ फाइटर, वो तो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि जो कुछ हुआ उसके बाद अवार्ड दिए जाएं। क्या इंडियन आर्मी का मोरल बहुत हद तक डाउन हुआ उस इंसिडेंट के बाद, जिसको कुछ हद तक अब कवर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मोरल तो पहले भी डाउन था, आज भी डाउन है। अब ये इस तरीके के कवर अप्स करने के बाद भी जो है वो रियलिटी को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। रियलिटी तो वो अपनी जगह मौजूद है, और वही आपकी बात कि किस तरीके से प्रेशर किया होगा, कितना प्रेशर किया होगा, उसके बावजूद भी इंसान की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो शायद इस नाम की कोई चीज़ जो है वो वहाँ देखने को नहीं नज़र आती। देखने को तो नजर नहीं आती, लेकिन जो आपको चाय मिली वो कैसी थी? फैंटास्टिक थी। तो आपने भी चाय एंजॉय की, हमने भी चाय एंजॉय की, और ये जो पाकिस्तानी अवाम तो देख के बड़े खुश हैं, क्योंकि अगर दुश्मन अपने आप को धोखे में रखना चाहे तो इससे बड़ी पाकिस्तान की फतह हो नहीं सकती। मेरे ख्याल से तो इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि बॉलीवुड में जाएं
उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर इस वक्त बॉलीवुड साल में 100 मूवीज बनाता है तो उसको 200 मूवीज बनाने दें, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंडिया का अपना सिनेमा है, इंडिया के अपने आर्टिस्ट हैं, जो लोगों को झूठ बेच रहे हैं, जो लोगों को सच नहीं बताते, जो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके अपने फेलियर्स को इस तरीके से छुपाते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं कि वो लोगों को एक बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। और ये बात याद रहे कि अगर आप अपनी गलतियों को अपनी कामयाबी समझने लगे तो वो कभी भी कामयाबी हो नहीं जाती। इन दी एंड आप उन गलतियों को सीखने का जज्बा भी खो देते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि इस वक्त जो बॉलीवुड ने हिंदुस्तान के साथ कर दिया, एक तो लोगों के जहन खराब कर दिए, तो वहां पे दूसरा बड़ा फैक्टर यह है कि बॉलीवुड ने हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसको नीस्तो नाबूद कर दिया। और अब वहां पे जिस तरीके से रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से खवातीन के इश्यूज निकल के सामने आ रहे हैं, जो कल्चरल डिस्टॉर्शन डैमेज हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हिंदुस्तान को किसी भी तौर पे किसी भी जंग की जरूरत है। ये खुद अगर ऐसे ही रहे तो चंद सालों में अपनी मौत आप मर जाएंगे। और मेरी तो भरपूर सिंपैथी है हिंदुस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि हम यहां पे जब भी बात कर रहे होते हैं हम बहुत दिल से जाते हैं कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में मौजूद एक बहुत बड़ा तबका, शायद तकरीबन एक जो आबादी का तबका है, वो इस बात को समझता है, इस बात की नजाकत को समझता है कि दरअसल पर्दे के पीछे क्या है। वो ये जानता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर जंग हो जाए या उसको कराने की बात की जाए तो इसके लिए असल बेनिफिशियरी कौन होगा, और इसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं आएगा। अवाम तो दोनों मुल्कों की यही चाहती है कि अमन कायम रहे, पीस कायम रहे, ट्रेड होती रहे। लेकिन यहां पे जब ट्रेड की बात होती है, करतारपुर कॉरिडोर की बात होती है, तो लोगों को बड़ी सारी तकलीफ होती है। इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो विंटर का है। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में स्मॉग भी जो आती है, खासतौर पर पंजाब के एरिया में, वो भी भारत से आती है, तो मैंने कहा चलें भारत की पहले खबरों से आगाज किया जाए, फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे स्मॉग और विंटर के हवाले से। क्योंकि जवाद मोमिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर सदफ मौजूद होंगी, जरा इनसे बात करेंगे और आपको आखिरी में बताएंगे फिश खाने के फवायद बहुत बड़े सारे हैं। तो फिश कहां से खाई जा सकती है और किस किस सीजन में खाई जा सकती है। इंटरेस्टिंग होने वाला आज का प्रोग्राम, हमारे साथ जुड़े रहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी विंटर्स की, और विंटर सीजन में जब जब पाकिस्तान में गुज़श्ता कई अरसों से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जब भी सर्दियां आने लगती हैं तो सर्दियों से पहले स्मॉग आ जाती है, फिर मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलने लगते हैं और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस वक्त भी अगर पंजाब की बात की जाए, बिलखुसूस लाहौर की बात की जाए, तो वहां पे स्मॉग का यह आलम है कि अब स्कूल्स और दफातर को बंद करने की बात हो रही है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करिए डॉक्टर सदफ, जो कि डॉक्टर भी हैं और हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं। इनसे जरा जानेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहबा ये तो पहले बताएं कि ये स्मॉग आखिर चीज क्या है? लोग अभी तक कंफ्यूज हैं, फॉग है, स्मॉग है, और ये किस तरीके से इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है? देखिए, हम जहाँ तक बात कर रहे हैं कि अभी जैसे हम लोग आजकल देख रहे हैं कि लाहौर में स्पेशली हम चाहे उसको स्मोक का नाम दें, चाहे हम उसको फिजाई आलूगी का नाम दे रहे, बेसिकली वो हवा में जो है मौजूद ऐसे जो है पर्टिकुलर मैटर जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं कि जो यानी कि उसमें कुछ हमारी इंसानी सरगर्मियां भी इन्वॉल्व होती हैं और फिर कुछ उसमें से जो है नेचुरल तौर पर भी जो है फिजा का हिस्सा बन रहे होते हैं। जिसमें मुख्तलिफ काम की जो है गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, कुछ जो है हमारे पास उसमें पॉइजनस गैसेस भी होती है, और उसमें हमारे पास तापकारी शुआओं के भी जो है कुछ ऐसे जो है कीमियाई मादे हैं, या फिर बहुत ज्यादा अगर जो है तो गुबार मौजूद होता है। जैसे कि अगर आप शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जो है धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज हैं, हमारे पास कारखाने हैं जिनसे निकलने वाला धुआं हमारी जो है फिजा में इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अलावा अगर हम वहाँ पर अपने जो है शहरी इलाकों में ही गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की बात करें, क्योंकि देखिए ये जो फिजाई आलूगी में इससे ज्यादातर हिस्सा जो है हमारी गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली धुओं का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। उसकी वजह से भी जो है बहुत ज्यादा हमारी फिजाई आलूगी में इजाफा हो रहा होता है। इसके अलावा जब हम जो है एक अनसेफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जो है बहुत ज्यादा हम जब अपनी फसलों को जलाते हैं तो उससे भी जो है हमारे पास फिजाई आलूगी में जो है
इंक्रीज होता है, और फिर डिफोरेस्टेशन का अमल भी जो है बहुत ज्यादा है। जब हम जंगलात की कटाई बहुत ज्यादा जो है उसमें हो रही होती है, तो ये सब तमाम चीजें जो है हमारे पास जो है एक डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं जो फिजाई आलूदगी में जो है मुसलसल इजाफा कर रही है। अच्छा, ये तो हो गया आलूदगी में इजाफा, लेकिन सदफ ये बताएं कि इससे लोग किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं और कौन से एज ग्रुप के, कौन से जेंडर के लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं इससे? बिल्कुल, देखिए हम जब बात करते हैं ना कि फिजाई आलूदगी से जो है किस तरीके के जो है हमारी इंसानी सेहत पर ये असरअंदाज होते हैं, तो इसमें हर उम्र के लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी हमारे ऊपर ये सेहत पर असरअंदाज होते हैं। अब हम चाहे छोटी उम्र के बच्चों की बात कर रहे हैं, चाहे हम अपने अंडर एज की बात कर रहे हैं, चाहे हम अपने जो है बुजुर्ग अफराद की बात करें, इसमें तमाम एज के लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इस देश से जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों के हवाले से, तो जैसे हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है, तो वहां से ये जो है सिलसिला स्टार्ट हो जाता है कि अगर जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जो हमारे पास हामला खवातीन होती है, उनका जब ये फिजाई आलूदगी वाले माहौल से काफी अर्से तक एक्सपोजर होता है, तो फिर प्री मैच्योर बेबीज हैं या फिर इसके साथ साथ जो है छोटे या फिर कम वजन वाले बच्चे भी जो है पैदा हो सकते हैं। और फिर इसके बाद जब हम अपने जो है छोटे बच्चों की बात करें जो बाहर खेलने जाते हैं या फिर स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं, उनमें भी जो है उनके जो दिमागी नशोनुमा होती है उस पर भी बहुत ज्यादा ये फिजाई आलूदगी असरअंदाज होती है। तो सदफ ये बताएं कि ये क्या सिर्फ सांस की बीमारियां पैदा होती हैं, बल्कि या इसके अलावा आंखों और जल्द के अमराज में भी इसमें इजाफा हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सिर्फ सांस की बीमारियां नहीं होती हैं, उनके दिमागी नशोनुमा पर भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। और फिर उसके साथ साथ जो है उनको मुझे मुख्तलिफ इकसाम के जो है कैंसर के भी खतरे को इंक्रीज कर रहा होता है। और फिर इसमें एक चीज ये भी होती है कि उनके जैसा हमने कहा कि स्किन इन्फेक्शन है, आंखों की मुख्तलिफ इकसाम के इन्फेक्शन है, और जो स्पेशली जो बच्चे बहुत ज्यादा अर्से तक इस फिजाई आलूदगी वाले माहौल में रहते हैं, उनको आगे उम्र में जो है फिर दिल की मुख्तलिफ बीमारियों का भी सामना करना पड़ जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें जो है इन्वॉल्व होती है। और फिर देखिए अभी ऐसे जो हमारे पास होते हैं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बड़ों की, अब जो बहुत ज्यादा इस चीज को फेस करते हैं ना, उनमें भी आगे जाकर उनकी जो कुव्वत मुदाफियत होती है, जो उनका इम्यून सिस्टम होता है, वो भी बहुत ज्यादा वीक होता जाता है। इसलिए जैसे हमारे पास पहले से ही कोई दिल के अमराज में जो लोग होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के जो मर्ज में जो लोग होते हैं, तो उन पर ये बहुत ज्यादा जो है संगीन असरार। तो सदफ इसकी कोई प्रिकॉशंस है बच्चों में, खास तौर पर अगर मैं पूछूं कि बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, क्या घरों तक बच्चों को महदूद रखा जाए, और अगर बाहर जाना हो तो क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अब जब एहतियात की बात करते हैं ना, तो इसमें देखिए हमारे पास जो हम सिर्फ और हम एहतियात कर रहे हैं कि बच्चों को अभी बाहर नहीं जाने दें, या फिर अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो मास्क इस्तेमाल करें। लेकिन मैं कहती हूँ कि इसका जो है ना, हमें एक मुस्तकिल बुनियादों पर जो है हमें इसकी मैनेजमेंट की और जो है प्लानिंग की जरूरत है। कि हम देखें कि जो हमारे पास धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज हैं, उनको आबादी से या तो दूर मुंतकिल किया जाना चाहिए, या फिर उनमें जो है हमारे वो जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाली जो है वो गैसेस हैं, उसके लिए जो है उनमें एयर फिल्टर प्लांट्स लगाएं। इसके अलावा ऐसे हम जो है टेक्निक बट ये तो लॉन्ग टर्म है। अगर मैं अभी की बात करूं, क्योंकि अभी तो ये सारे मामला फौरी तौर पे नहीं किए जा सकते, फिर इसमें एक और बड़ा फैक्टर ये है कि जो हिंदुस्तान में जो हमारी बॉर्डर लगती है, वहां से भी बहुत ज्यादा वहां पोल्यूशन पाकिस्तान की तरफ आता है। तो अगर शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, जो अभी सूरत हाल है, लोग इससे बड़े सारे परेशान है, तो खवातीन, बच्चे, बूढ़े क्या ऐसी कोई चीजें करें, कोई ऐसे ड्रिंक्स हो सकते हैं, कोई ऐसी प्रोटेक्शन हो सकती है जिसके ऊपर हम काम करें और कुछ हद तक अपने आप को अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें? बिल्कुल, देखिए हम जब बात करते हैं ना कि हम इसमें सिर्फ और क्या हम एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर सकते हैं, तो उसमें तो यही है कि जो हम जब सफर पर निकल रहे हैं या हमें बाहर ऐसे इलाकों में जाना है, सबसे पहले तो कोशिश करें कि ऐसे इलाकों में आजकल जो है नकल मकानी से या फिर मूवमेंट से जो है परहेज करें जहाँ पर बहुत ज्यादा ये फिजाई आलूदगी मौजूद है। लेकिन अगर हमें वहां पर जाना है, स्पेशली जो हमारे लेबर कम्युनिटी है जिनको बाहर जो है काम करने के लिए निकलना पड़ता है, उनको चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें। और फिर अगर जैसे उनकी आंखों में जो है जलन हो रही है, तो फौरी तौर पर जो है डॉक्टर से रुजू करें और पानी का ज्यादा से ज्यादा
इस्तेमाल करें, और अपने घरों में भी जो है ना, जो है जैसे कोशिश करें कि अगर उनके घरों में जो है अब बहुत एयर फिल्टर प्लांट का भी इस्तेमाल। ठीक हो गया। अच्छा सदा फाइनल कमेंट दे दें क्योंकि वक्त महदूद है हमारे पास। इस वक्त एक और बड़ा मसला सामने आ रहा है कि डेंगू जैसी वबा, डेंगू जैसा एक केस सामने आ रहा है पूरे मुल्क भर में, खासतौर में कराची में इसके बड़े सारे केसेस आ रहे हैं कि जो डेंगू की रिपोर्ट्स कराई जाएं तो डेंगू टेस्ट तो नेगेटिव आते हैं लेकिन सिम्टम्स कमोबेश वैसे ही नजर आ रहे हैं। ये क्या मसला चल रहा है और इसके ऊपर क्या होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए ये जो हमारे पास केसेस ऐसे जिन्हें हम जो है स्टार केसेस भी कह रहे हैं, तो ये सब बेसिकली जो है डिफरेंट टाइप के जो है वायरल डिजीजेज है, और देखा जाए तो जो है डेंगू के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये भी शायद इनमें से ये कोई इसका जो है सीरोटाइप हो, जिसके बारे में जो है अभी मजीद रिसर्च हो रही है कि किस तरीके के जो है ये हमारे पास जो है लोगों में वायरल डिजीज आ रही है, कि लोगों में जो है प्लेटलेट काउंट भी जो है लो हो रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी है, लेकिन जब टेस्ट होता है तो जो है डेंगू नेगेटिव आता है। तो अभी इस पर जो है रिसर्च हो रही है, लेकिन हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज है उस पर तवज्जो ये देने की जरूरत है कि ये सब वायरल जो है डिजीजेज है, और ये सब एक तरीके से जो है एक ही काइंड ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखते हैं सारे मामला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि ये सब बेसिकली जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो खुद को जो है कोशिश करें कि मच्छर के काटने से बचाएं, और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, और अगर उनको किसी भी शख्स को किसी भी किस्म के सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि जैसे नज़ला खांसी है, बुखार बहुत तेज हो रहा है, हेडेक है, तो फौरी तौर पर जो है सेल्फ मेडिकेशन के बजाय डॉक्टर से कांटेक्ट करें, और फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद फिर अपनी जो है असल मेडिकेशन को स्टार्ट करें। थैंक यू सदफ, यकीन तौर पर आपका जो पॉइंट था वो क्लियरली आ चुका है और लोग इस वक्त सुन रहे हैं। तो ये बड़ा इशू है और सेंसिटिव इशू है, लेकिन ये इशू एड्रेस करना है। जवाब साहब, बॉल इज इन योर कोर्ट। ये जरा बताएं कि जो स्मॉग आ रही है बिल्कुल हमारी खुद क्रिएटेड है या हमें कहीं से इंपोर्ट हो रही है हमारे पास, ये तो क्लियर करते हैं। देखिए बेसिकली इसमें हम खुद भी इसमें थोड़ी बहुत क्रिएशन कर ही रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ भी हम कोई पोल्यूशन फ्री तो कंट्री है नहीं। बिल्कुल, हमारे यहाँ पोल्यूशन तो है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ट्रैफिक का पोल्यूशन है, उसके बाद मेजॉरिटी जो मेजर इसमें ज़्यादा हिस्सा आ रहा है वो आपका क्रॉप्स बढ़ने की वजह से जो होता है, जो फसलें जलाते हैं, और उस फसलें जलाने में जो सबसे बड़ा मेजर यानी कि आप समझें 70-80% या शायद 90% भी हाथ है, तो वो बॉर्डर पार से हमारे यहाँ आता है। अभी रिसेंटली ही नासा ने भी जो है वो एक अपनी सारी इमेजेस कुछ चीज़ें इशू की थी अपने ऑफिशियल उसके ऊपर, उसमें भी देखा जा सकता था कि जो बर्निंग पॉइंट्स उनकी सैटेलाइट्स ने जो डिटेक्ट किए थे उसमें यही था कि 80 और ऑलमोस्ट मोर देन 80% जो है वो आपके बॉर्डर पार से जो है वो क्रॉप्स बर्निंग हो रही थी। और फिर जब ये धुआं उठता है, इससे जो पोल्यूशन होता है वो फिर जाहिर सी बात है कि वो पूरे एरिया तक स्प्रेड होता है, फिर हवाओं के साथ जो है वो अब हमारे रीजन की तरफ भी जो है वो स्पेशली लाहौर और इन आसपास के जो रीजन है, क्योंकि लाहौर और फिर उसके बाद दिल्ली, जिस तरह आपको पता है कि वो उनके साइड पे भी जो है ये दिल्ली भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। इवन कि अभी हमारे यहाँ जो मेजर्स लिए गए हैं वो कुछ टाइम पहले ही वहाँ भी ये लोग ले चुके हैं। तो ओवरऑल तो पूरी ह्यूमैनिटी ही परेशान है, लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर इशू हमारे पास हर साल सर्दियों के सीज़न में जो आता है वो यही आता है कि ये जो क्रॉप्स बर्निंग होती है, उसके बाद जो पोल्यूशन होता है वो आपका मिक्सअप होता है ऑलरेडी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ट्रैफिक पोल्यूशन के साथ, और फिर वो अचानक से जो है वो एक चीज़ एक्सप्लोड करती है। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि सर्दियों में इस वजह से भी होता है क्योंकि विंड डायरेक्शन तब्दील होती है, तो क्या हो ये ऐन मुमकिन है कि पूरा साल ये सिचुएशन हो रही हो, हिंदुस्तान में हो रही हो, लेकिन हमें शायद इसका अंदाजा इसलिए नहीं होता कि पूरा साल जो हवाओं का रुख होता है वो उस तरफ जा रहा होता है, ना कि हमारी तरफ आ रहा होता है। देखिए इसमें विंड पैटर्न को तो बहुत ज़्यादा वो मेजर रोल प्ले करता ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी आपको टेक्निकल वो समझाऊं कि जब गर्मियों का सीज़न होता है हमारे यहाँ और जब विंड भी चल रही होती है, तो होता ये है कि गर्म हवा जब गर्मी आपके यहाँ पड़ती है तेज़, तो आपके जो ग्राउंड लेवल के जो विंड्स होती हैं वो हीट अप होना शुरू हो जाती हैं। और आपको बेसिक्स पता है कि जब हवा गर्म होती है तो वो अपना ऊपर राइज करती है। तो उसमें होता ये है कि जब वो हवा ऊपर राइज कर रही होती है, वो जैसे जैसे ऊपर चलती चली जाती है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक पैरामीटर है कि अगर एक हवा ग्राउंड लेवल से अगर 1 किलोमीटर वो ऊपर तक राइज करती है, तो वो ग्राउंड लेवल से ऊपर जाते जाते उसके टेम्परेचर में तकरीबन 6 से 6.5 डिग्री जो है वो कमी आ जाती है।
फिर मजीद जब वो ऊपर जाती है उसका हवा का लेवल जो है वो थिन होता चला जाता है, वो मजीद जो है वो कूलर होती चली जाती है। होता ये है कि जब वो कूल टॉप्स पे पहुंचती है और नीचे गर्म हवा होती है तो इसके बीच में जो है एक लेयर बनती है जिसमें वो सर्कुलेशन जो है वो चलना शुरू हो जाती है, यानी कि हम जो देखते हैं कि गर्मियों में जो हवाएं चलती हैं। बिल्कुल सही। फिर स्पेशली कराची की अगर बात ना करें, पंजाब रीजन की बात करें, तो वहाँ सी ब्रीज का इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इस रीजन के अंदर जो है ये वो सर्कुलेशन काम कर रही होती है। इस वजह से ये है कि वो जो पोल्यूशन, जो पोल्यूटिक पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह जमा नहीं होते, वो वहाँ खड़े नहीं रहते, वो स्प्रेड होते चले जाते हैं, तो वो एक वाइड स्केल पे चला जाता है। तो पोल्यूशन तो ऑब्वियसली होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा हमें इफेक्ट नहीं कर पा रही होती। सर्दियों में बेसिकली ये होता है कि जब ग्राउंड लेवल पे टेम्परेचर्स आपको पता है कि कम होना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ हम जिस तरह हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है तो बेसिकली होता ही है, हम तो ग्राउंड पे हैं तो ठंड लगना शुरू हो जाती है। अब होता ये है कि ग्राउंड लेवल पे भी हवा ठंडी है, फिर जब वो थोड़ी बहुत राइज करती भी है तो जो पोल्यूशन पार्टिकल्स आ रहे होते हैं वो आपके जमा होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विंड पैटर्न चेंज है, फिर सर्कुलेशन भी कोई हवा की नहीं है। अब ग्राउंड लेवल भी ठंडा, अपर लेवल भी ठंडा, तो इन दोनों के बीच में एक इंक्लूजर लेयर बन जाती है। उस लेयर के अंदर जो है होता ये है कि वो सारे डस्ट पार्टिकल, ये जो PM 2.5 और जो हम इसको मेजर करते हैं, हम इसको जो पार्टिकल जो होते हैं वो जमा होना शुरू होते हैं। और फिर आहिस्ते आहिस्ते जब आपको पता है कि ओवरऑल जब ग्राउंड टेम्परेचर और एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू होते हैं, फॉग थोड़ी सी आना शुरू होती है सर्दियों के सीजन में। तो बेसिकली स्मॉग इज नॉट फॉग, फॉग नहीं है। फॉग में अगर प्योर फॉग हम देखें तो उसमें मोस्टली जो है वो ह्यूमिड पार्टिकल्स होते हैं, पानी होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा हमारे लिए हैजर्डस होता ही नहीं है क्योंकि वाटर वेपर्स हैं और वो अगर उसमें थोड़ा बहुत पोल्यूशन है भी तो वो उतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन जब ये फॉग और ये डस्ट पार्टिकल्स जब ये आपस में मिलते हैं तो ये स्मोक कहलाता है। इसमें स्मोक होती है और इसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और इसमें जो सारी ये जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं ज़्यादातर, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैजर्डस होती हैं। अब इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि आर्टिफिशियल रेन का एक एक्सपेरिमेंट करने की बात की जा रही है। पहले तो ये बताएं कि क्या आर्टिफिशियल रेन पाकिस्तान में इससे पहले कोई हुई है, यानी कि शायद अभी तक तो लोगों को ये लग रहा है कि वो फर्स्ट टाइम होने जा रही है। इसके अलावा आर्टिफिशियल रेन दुनिया भर में इससे पहले जहां जहां प्रैक्टिस की गई है तो उसकी क्या वजूहत रही हैं? बेसिकली देखें, पाकिस्तान के हवाले से अगर आर्टिफिशियल की रेन की बात करें तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल रेन जो है वो इसका एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। माजी में हुआ आर्टिफिशियल रेन का? माजी में ऐसा ध्यान पड़ता है कि पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर ड्राउट का कोई सीज़न हो तो इस हवाले से बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, बड़े पैमाने पे नहीं हुआ। और स्पेशली शायद इस स्पेसिफिक वजह से शायद अभी तक ये शायद फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो होने जा रहा है। लेकिन मोनीर भाई, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि जी इस तरीके के आपने अगर आर्टिफिशियल रेन करवा दी जाती है तो ये व्हाट डू यू थिंक कि कितने अरसे के लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी? कुछ अरसे के लिए ऑब्वियसली बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब बारिश होगी और तेज़ बारिश होगी तो वो सारे जो हैं वो नीचे की तरफ ग्राउंड पे आके जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन बात सारी ये है कि ये कितना टाइम, एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। टेम्परेरी मीन्स कि ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ये थोड़े अरसा चलेगा, उसके बाद अगर वो डस्ट पार्टिकल्स तो कंटिन्यूसली आ ही रहे हैं, हवा भी वो सर्कुलेशन भी नहीं है क्योंकि ये तो सीजन ऐसा है। और अब ये कहा भी ये जा रहा है कि ये तकरीबन मिड जनवरी तक कंटिन्यू कर सकता है इसी तरीके के सिचुएशन। तो टेम्परेरी तो सोल्यूशन होगा, टेम्परेरी इससे फायदा भी होगा, लेकिन शायद हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद अगेन वो डस्ट पार्टिकल्स वहां जमा आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो एक स्मोक का जो है वो सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो जाएगी। ये सारी चीजें। अच्छा, इसके अलावा दुनिया में हमने जब देखा था बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे तो चाइना में इस वक्त ये कहा जाता था कि जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से बहुत सी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में इश्यूज आते हैं। इसके बाद चाइना ने नई टेक्नोलॉजी का यूज किया और जगह जगह एयर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा लिए और वो बड़े जबरदस्त थे क्योंकि वो एक तो एनवायरनमेंट को खूबसूरत भी बना रहे थे, उनकी जो मेकिंग है, उनके कलर्स बड़े वाइब्रेंट हैं, फिर वो एनवायरनमेंट को मजीद क्लियर भी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में क्यों हम इस तरफ नहीं जाते कि अगर ये इश्यूज आ रहे हैं, ये सारे मसाइल आ रहे हैं, तो हम इस टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं ताकि एक देर पा हमारे पास सूरत हाल में बेहतरी आ सके? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लॉन्ग टर्म बेसिस में तो काम करेंगी, लेकिन बात सारी ये है कि अभी आप फौरी तौर पे क्या एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखें ये जो एक तरीके से अगर मैं जहर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो लोग जो हैं इसे बाकायदा ब्रीथ कर रहे हैं, साथ ही साथ सिर्फ इंसान नहीं, इससे जानवर भी तो मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि उनका भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी तो काफ़ी हद तक हमारे जैसा ही है ना, ह्यूमंस जैसा ही है।
उनके पास भी फेफड़े हैं, उनके पास भी दिल है, तो वो सारी चीज़ें वो भी इफेक्ट ले रहे आ रहे हैं। अब रही बात आपकी एयर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग्स चाहिए, आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए। लाहौर में ऑरेंज लाइन बन सकती थी, तो मेरे ख्याल से इस तरह के प्रोजेक्ट पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन खैर, अगर कराची की बात करें, तो पंजाब की सूरत हाल हो गई, लाहौर में इश्यूज हैं, लेकिन अगर हम कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो वो भी किसी भी तौर पे बेहतर नहीं, वो भी बहुत हद तक खराब है। और कराची में अगर देखा जाए, एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एक सी ब्रीज है, समंदर है। यहाँ पे क्या ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि आर्टिफिशियल रेन्स बरसाई जा सके, और अगर हो तो वो लाहौर से कितना मुख्तलिफ होगा? देखिए, कराची में भी जिस तरह आपने बात करी, तो वो बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि कराची भी मोस्टली यही हो रहा है ऑन एवरेज बेसिस कि वो टॉप 10 जो हमारे जो चार्ट्स हैं, जिस तरह लाहौर, दिल्ली वगैरह जो है आपका ये फर्स्ट सेकंड पे चल रहे होते हैं, इस तरह कराची भी उन टॉप 10 सिटीज़ के अंदर जो है वो शुमार हो रहा होता है कहीं ना कहीं। इनफैक्ट आज सुबह अगर 10:15 बजे की बात करूं तो कराची चौथे 5वें नंबर पे था एयर क्वालिटी के हवाले से, चौथे 5वें नंबर पे। लाहौर उस वक्त सेकंड पे था और ढाका जो है वो फर्स्ट पे आ रहा था। तो ये इस पूरे रीजन का इशू है, और ये रीजन का नहीं, ये ग्लोबल इशू होता चला जा रहा है, क्योंकि हर साल जो है वो हम एक तो हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो चीज़ें बहुत सारे देखते आ रहे हैं। विंड पैटर्न्स, बड़े बड़े विंड पैटर्न्स, बड़े बड़े सीजन्स जो है वो अब शिफ्ट होना शुरू हो गए। फिर हर साल जो है वो उस पोल्यूशन को जो है वो हम टू बी ऑनेस्ट कम नहीं कर रहे। शायद हम थोड़ी बहुत कोशिश कर भी रहे हों। अगर हम 10% कोशिश करते हैं कि उसको हम फिल्टर करें, उसको हम कम करें, तो हम 90% नई इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं, हम नई गाड़ियाँ लगा रहे हैं, हम नई चीज़ें चला रहे हैं, हम नए किस्म के फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं। तो स्पेशली कोल, जो आप रिसेंटली आपने देखा कि कोल के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रिसेंटली डिमांड आना शुरू हो गई है, उसकी शॉर्टेज भी हमने देखी। तो ये जो दोबारा से जो कोल के ऊपर इतना ज़्यादा हमारा इन्हिसार होना शुरू हो गया है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती चली जा रही हैं। हम उस चीज़ का सोल्यूशन तो चलें ढूंढ रहे हैं कि क्या है, इसको हम किस तरीके से ठीक करें, लेकिन जो उसकी बेसिक सोर्स है, जो मेन सोर्स है, हम उस चीज़ के ऊपर नहीं जा पा रहे, उस चीज़ को शायद हम उस तरीके से नहीं ठीक कर पा रहे, और इसका फिर और मजीद ऐड ऑन कर रहे हैं, मतलब मजीद ऐड ऑन ही करते चले जा रहे हैं, लेकिन जो हम बिगाड़ पैदा कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। लेकिन एक सवाल जरूर बनता है जब आप यहाँ मौजूद हो, क्योंकि वो इनबॉक्स में आपके हर रोज आता होगा, बहुत बार आता होगा, और मेरे ख्याल से दिन में आपको 100-200 सवाल तो ये आ ही जाते होंगे, बारिशें कब होंगी ये बता दें, क्योंकि क्या बारिशों की इस वक्त कोई तवक्कुआत है? अगर लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, तो दोनों जगहों पे कोई चांसेस हैं कि बारिशें होती हुई नजर आए? देखिए, कराची के हवाले से अगर बारिशों के हवाले से बात करें तो अगले 10-15 दिन तक तो ऐसे कोई मीनिंगफुल सिस्टम आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और लाहौर या नॉर्दर्न एरियाज़ या पंजाब रीजन की बात करें तो वहाँ भी अगले 5-7 दिन तक जो है कोई इतना मीनिंगफुल सिस्टम नहीं आता हुआ। आपने एक सवाल किया था पहले कराची में आर्टिफिशियल रेन के हवाले से, तो बिल्कुल कराई जा सकती है, ये पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कराई जा सकती है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से हम देखते भी आ रहे हैं कि दुबई और सऊदीया में जो है इस चीज़ के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोग आर्टिफिशियल रेन्स वहाँ पे उन्होंने कराना शुरू कर दी हैं अपने इन्वायरमेंट को। एक तो वो वाटर जनरेशन के लिए, दूसरा अगेन कि उसको जो है वो प्योरीफाई करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को जो है वो बेहतर करने के लिए। लेकिन ये आर्टिफिशियल रेन भी जो है ये, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट आपको चाहिए, एक इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, वो सारे फुलफिल होते हैं, उसके बाद ही जो है वो आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और बेसिक वो जो रूट चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं अगर वही मौजूद नहीं है, तो आर्टिफिशियल रेन भी जो है वो इस तरह कराना कोई आसान काम नहीं होगा। आसान काम नहीं होगा, और यकीनी तौर पे इसके भी बहुत से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर इसको सही तौर पे ना कराया जाए। क्योंकि अगर आवाम को तैयार ही ना किया जाए कि इस तरह की बारिश होने जा रही है, और हमारे यहाँ तो आमतौर पर बच्चे भीगने निकल जाते हैं, लोग इस तरह की बारिशों में भीगने निकल जाते हैं, तो जब ये केमिकल्स हवा में मौजूद होंगे, पार्टिकल्स हवा में मौजूद होंगे, और जब उसमें बारिश में भीगा जाएगा तो यकीन तौर पर यह और ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो बहुत बड़ा इशू इस वक्त नजर आ रहा है वो है स्मॉग का और फजाई आलूदगी का। अगर पाकिस्तान के बड़े शहरों की बात करें तो खासतौर पर कराची और लाहौर, ये दो ऐसी बड़े मेगा सिटीज हैं जहां पे इस वक्त के मसाइल बहुत ज्यादा नजर आते हैं। इसका हल क्या है? हल यकीनी तौर पे यही है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म प्रोसेस की बात करें तो इस वक्त हुकूमत इस लाइन पे सोच रही है कि आर्टिफिशियल रेन्स करवाई जा सकें, दीगर इश्यूज के ऊपर कुछ हद तक काबू पाया जा सके, जैसे कि जो वेस्ट बर्निंग के मैटर्स हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको बर्न किया जाता है। तो इस तरह के इश्यूज को अगर कुछ हद तक कंट्रोल कर लें तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है
कि कुछ हद तक रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये रिलीफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। अगर हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, अपने आबे हयात को प्रोटेक्ट करना है, अपने जंगलात में मौजूद जानवरों को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें इस बात के लिए बहुत हद तक कोशिश करनी होगी कि अब हम इन्वायरमेंट के साथ जो सलूक कर रहे हैं वो सलूक अब हम रोक दें, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है और ये डैमेज ना सिर्फ हमारे नुकसानदेह, हमारे बच्चों के लिए और तमाम तर जानदारों के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना कि आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो खुदारा इस चीज के ऊपर काम करें और हुकूमतों के ऊपर जिम्मेदारी डालना छोड़ दें, क्योंकि ये आपका मेरा इनफरादी एक्ट भी है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकते हैं। हुकूमतों के लिए तो यकीन तौर पे ये बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से हुकूमत इस सिचुएशन से निकल सकती है, क्योंकि एक बार फिर से स्मॉग की वजह से लाहौर में और पंजाब के दीगर बड़े शहरों में स्कूल्स को बंद करने की बात की जा रही है। इनफैक्ट बहुत से एरियाज में स्कूल्स को बंद भी कर दिया गया है, जो कि इन अ वे एक बड़ा जबरदस्त इकदाम है, क्योंकि इस वक्त बच्चों की जिंदगियों से बढ़ के फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब तक ये सूरत हाल काबू में नहीं आती तो ये सिचुएशन ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जहां पे हम बात कर रहे हैं कि जहां एनवायरमेंटल चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहां पे हमें अपने इम्यून सिस्टम भी बढ़ाना होगा। जिस तरीके से डॉक्टर सदफ फरमा रही थी कि हमारा इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा मुतासर है, तो इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाया जाए और इम्यून सिस्टम इस महंगाई के आलम में, इस महंगाई के टाइम में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर आप बात करेंगे। ब्रेक के बाद इसके ऊपर जरा गुफ्तगू होगी कि क्या ऐसा काम किया जा सकता है जिससे हम अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बना सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज्यादा मुतासर कर रहे हैं और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। ये इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आइए इसके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो जी, सर्दियों की आमद हो चुकी है और अब सर्दी से लोग लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस सर्दी के साथ साथ लोगों का जो शौक और ज़ौक है ना, वो भी बढ़ जाता है। लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें, चटखारेदार चीजें खाएं, इंजॉय करें, क्योंकि सर्दी में आमतौर पर लोगों की खुश खुराकी में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सर्दी का आगाज है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाकों से तो हो चुका है और कराची में भी अब बतदरीज सर्दी की लहर आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन सर्दी की लहर के साथ आती है एक और बड़ी खूबसूरत चीज, वो है फिश। आमतौर पे सर्दियों में पाकिस्तान भर में या कराची की बात करें या पाकिस्तान के दीगर शहरों की बात करें तो फिश की तरफ जो रुझान है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लोग मजे मजे के पकवान बनाते हैं और उसमें अगर फिश शामिल ना हो तो यकीन तौर पे तमाम तर खाने अधूरे नजर आते हैं। लेकिन अब क्या करें, इस सर्दी के साथ जहां फिश की डिमांड में इजाफा होता है तो वहीं पे इसकी प्राइसेस में भी इजाफा हो जाता है। फिर जहां सर्दियां आगे बढ़ती हैं, लोग सोचते हैं कि फिश को मजीद कंज्यूम करें, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि लोग सोचते हैं कि क्या फिश महज सर्दियों की ग़िज़ा है या इसको गर्मियों में भी खाना चाहिए। इन तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब शौकत हुसैन साहब, और इनसे हम जरा बात करेंगे क्योंकि ये फिश का एक ऐसा तरीका लाए हैं कि आपको साल भर में कभी भी फिश का नागा नहीं करना पड़ेगा। आप साल भर फिश खा सकते हैं, सस्ती, अच्छी और मयारी फिश आपको आपके घरों तक मिलेगी, ये मैसर हो जाएगी। कैसे होगा जरा इसी से जानते हैं। शौकत साहब, फिश फार्मिंग आप कर रहे हैं, ये फिश फार्मिंग क्या है, कैसे होती है, जरा इसके बारे में बताइए। ये दरअसल फिश फार्मिंग की एक टेक्निक है, बायोफ्लॉक, और ये जो इसमें जो हम फिश फार्मिंग करते हैं उसका नाम है तिलापिया। और तिलापिया फिश के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर हम देखें ये दूसरे कंट्रीज़ को तो वहाँ पे बेइंतहा इसकी फार्मिंग हो रही है और चाइना जो है सबसे ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, फार्मिंग सबसे ज़्यादा वो भी वही करके एक्सपोर्ट कर, और सबसे ज़्यादा ये यूरोपियन कंट्रीज़ में खाई जाती है क्योंकि इस फिश के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। बेनिफिट ये है कि एक तो इससे फार्मर को भी फ़ायदा है और रिटेलर को भी फ़ायदा है और यूज़र को भी फ़ायदा है। फार्मर को किस तरह फ़ायदा है कि इसके लिए उसको बड़ी जगह नहीं चाहिए होती, यानी ये कम जगह पे भी ज़्यादा क्वांटिटी में हम फिश फार्मिंग कर सकते हैं। सही। सेकंड ये है कि एक तो इसकी फीड की जो कंजम्पशन है वो कम है। फॉर एग्जांपल दूसरी फिशेज अगर हम फार्मिंग करते हैं तो उसकी FCR 1 से ऊपर जाती है और इसकी फार्मिंग में हमें तकरीबन 0.8 FCR आती है। उसके अलावा हम इसको पॉली फार्मिंग भी कर सकते हैं, यानी जिस पॉन्ड में हमने तिलापिया रखी हुई है वहाँ पे हम दूसरी फिश भी रख सकते हैं, यानी रहू भी हम फार्मिंग कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर हम जो है यानी उसका फार्मर को और ज़्यादा फ़ायदा होता है कि एक साथ पॉन्ड में 2-2 फिश की उसने फार्मिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा जो बायर है, जो दुकानदार ख़रीदते हैं, उनको फ़ायदा इस तरह है कि वो जो है
सस्ती एक तो फिश मिल जाती अच्छा, है। कंज्यूमर्स की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आमतौर पर हम देखते हैं सर्दियों में जो फिश की जो कीमतें ना बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं और लोग क्योंकि चाहते भी हैं कि फिश को कंज्यूम किया जाए, तो अब ये जो तिलापिया फिश है और ये जो फार्म की भी फिश होती है, इसकी प्राइसेस क्या होती हैं? देखें, जो अगर हम समंदर की फ़िश की बात करें, अभी फॉर एग्जांपल एक मुश्का जो है वो रेगुलर फ़िश है जो लोग आमतौर पे कराची के लोग जानते हैं, वो सबसे सस्ती फ़िश है। अब उसके रेट जो है तकरीबन वो भी 550 से 650 रुपये किलो तक के उसके रेट जा चुके हैं। और अगर हम तिलापिया से उसको देखें कि जो फार्म की फ़िश है वो मैक्सिमम आपको 250 रुपये केजी मिल जाएगी। और अगर आफादियत की बात करें तो आफादियत में कौन सी मछली ज्यादा बेहतर होती है? अफादियत में अगर देखें तो वैसे सारी मछलियां ही अच्छी हैं, लेकिन तिलापिया के अगर आप बेनिफिट्स देखें तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसके अंदर ओमेगा एसिड होता है, विटामिन बी, विटामिन सी जो एंटी एजिंग का काम करता है। उसके अलावा आपकी स्किन पे ग्लो लेके आता है अगर हम रेगुलर यूज करें, और उसके अलावा काफी इसके बेनिफिट्स हैं। मतलब खवातीन अगर इस्तेमाल करना चाहें स्किन ग्लोइंग के लिए तो बहुत जबरदस्त है। इतनी महंगी महंगी क्रीमें लेते हैं, इससे अच्छा बेहतर ये कि ये फिश अपनी डाइट में लाएं और तो आपकी चीज। अच्छा, लोग ये परेशान होते हैं कि वो सर्दियों में तो चले फिश फिर मिल जाती है, लेकिन जैसे ही समंदर में ब्रीडिंग सीजन हो रहा होता है तो 2-3 महीने के लिए फिश हमें इतनी ज्यादा मुयसर नहीं होती मार्केट्स में, तो क्या इस दौरान भी ये फिश हमें आसानी से मिल सकती है? जी बिल्कुल। जैसे अगर आप दूसरे कंट्रीज में देखें तो वहां पे 4-4 महीने बाद फिश फार्मिंग होके मार्केट में चली जाती है। तो यहाँ पर भी हम कराची में ये ट्रेंड लेके आ रहे हैं, बाकी बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम ये ट्रेंड लेके आ रहे हैं कि हर कोई फिश फार्मिंग करे, अपने घर पे छोटे से टैंक लगाएं और 1000 केजी टैंक में फार्मिंग करें। मतलब घर बैठे ये फार्मिंग घर बैठे फार्मिंग की जा सकती है। बहुत आसान सिस्टम है इसका। पहले जब हमने ये शुरू की थी तो उस टाइम पे इसकी चीजें नहीं मिलती थी, प्रोबायोटिक्स नहीं मिलते थे। अब पाकिस्तान में हर चीज अवेलेबल है। और इसकी मैच्योरिटी कितने अरसे में हो जाती है? ये 6 महीने में जो है ये 500 से 700 ग्राम की हो जाती है तिलापिया फिश। 6 महीने में, मतलब अगर 1000 केजी का टैंक अगर हमने घर में इस्तेमाल कर लगा दिया तो 6 महीने बाद हमें तकरीबन 1000 केजी 1000 केजी तक फिश मिल जाएगी। जी जी। तो ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। लेकिन एक और फैक्टर ये कि टेस्ट, आमतौर पर लोग सवाल करते हैं कि जो फार्म की फिश होती है शायद टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ये फिशेस जो टेस्ट में किस तरीके से होती हैं? और इसका तिलापिया का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इसे अगर आप गूगल पे कभी लिखें तो इसे जायकों की बादशाह भी कहा जाता है तिलापिया फिश को। और ये अमेरिका, यूरोप में बहुत पसंद की जाती है। क्या वजह है? वो इस वजह से कि उन्हें इसकी अफादियत पता है और इसके टेस्ट भी उनको पसंद आता है। अफादियत बहुत ज्यादा है इसकी और सस्ती है सबसे मेन चीज। और अगर कोई घर में ये फार्मिंग करना चाहे या किसी अपनी जगह पे फार्मिंग करना चाहे तो इसकी कॉस्ट अंदाजन कितनी तक आ सकती है? देखिए, अभी जैसे हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि भाई ये चीजें करें ताकि हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। पहले अपने कराची की कंजम्पशन को पूरी करें, पाकिस्तान की, फिर हम एक्सपोर्ट पे भी जाएं। तो हम लोगों को छत पे भी लगा के दे रहे हैं। ये एक छोटा टैंक होता है, 10 फीट का टैंक होता है जिसमें तकरीबन 10,000 लीटर पानी आता है और उससे हम तकरीबन 400 से 500 केजी फिश फार्मिंग कर सकते हैं। छत पे लगाएंगे तो चीलों के मजे नहीं आ जाएंगे? चीलें और परिंदे नहीं उसको देख के बिल्कुल। मैंने जब फर्स्ट टाइम शुरू किया था तो वो ओपन जगह थी, तो वहां पे साइबेरियन परिंदे आ गए थे लंबी चोंच वाले, तो उन्होंने मेरी फिश खाना शुरू कर दी थी। तो फिर हमने सेफ्टी के लिए एक जाल ऊपर लगा दिया जिससे जो है हमारी फिश बचत हो गई। चलें जी, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया और ये आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि फिश का अगर इस्तेमाल सर्दियों में ना किया जाए तो फिर मजा कैसा आएगा सर्दियों का? सर्दियों का मौसम में आमतौर पे डॉक्टर्स भी बड़ी ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि फिश का इस्तेमाल किया जाए। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने ये भी तजवीज़ किया, रिसर्च, मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि अगर फिश को पूरे साल भर में कंज्यूम किया जाए तो हम मुतअद्दिद अमराज से बच सकते हैं। तो अगर फिश का इस्तेमाल आप करते हैं तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ आप जवान रहेंगे बल्कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपकी जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत रहेंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगियों में बेहतरी आ सकती है। और अगर फिश का इस्तेमाल किया ही जाए तो क्या ही फायदा होगा कि फिश को ना सिर्फ हम अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फिश की एक्सपोर्ट से भी हम काफी कुछ कमा सकते हैं क्योंकि आज एक फिश का जो बिजनेस है पूरे पाकिस्तान में बहुत फैला हुआ नजर आ रहा है। लोग घरों से ये बिजनेस करते हैं, लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप खुद फिश के शौकीन हैं, आप फिश पार्टीज बेताज आप एंजॉय करते हैं, लोगों को चाहते हैं कि वो आपके घरों पे आए और फिश को एंजॉय करें, तो महसूस होने के लिए ये एक तरीका है जो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी फिश खाइए और दूसरों को भी खिलाइए।
तो आपने देखा कि किस तरीके से आप फिश के इस्तेमाल से अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं और ये फिश आप पूरे साल भर में कंज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बात रही है एनवायरमेंटल चेंजेस की, तो यकीनी तौर पे जिस तरीके से जवाद मेमन साहब ने फरमाया, डॉक्टर सदत ने फरमाया कि एनवायरमेंटल चेंजेस हमारे एनवायरमेंट को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका बहुत ज्यादा नुकसान खास तौर पे जो ओल्ड एज सिटीजन हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सिचुएशन है और इसको हमें अगर से निकलना है तो हमें एक साथ मिलके एक यूनाइटेड वे में इसके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमने कोविड का मुकाबला किया, एकजुट होकर मुकाबला किया, अगर इसका भी मुकाबला करें तो ये सिचुएशन बहुत हद तक बहुत जल्द इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और अगर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो आप खुद प्रोटेक्टेड रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।